हाय एवरीवन। जैसे कि मैंने डॉक्टर अनुश्री के साथ अभी रिसेंटली ना एक वीडियो डाला था ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। उस वीडियो पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैं आज डॉक्टर अनुश्री के साथ एक एक करके पूछूंगी। एंड डॉक्टर अनुश्री के साथ मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, प्लीज़ जाइए उन्हें देखिए। और अगर कोई स्टिल मतलब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अनुश्री, आप दोबारा से हमारे साथ इस वीडियो में आए। एंड यहाँ पे ना आज काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया, उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए। एंड एक एक करके मैं उनके क्वेश्चंस पूछूंगी, लेकिन उन क्वेश्चंस में डिटेल में जाने से पहले, जैसे कि हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि हम थोड़ा सा ना जेनेटिक्स पार्ट कवर करेंगे कि अगर किसी की फैमिली में डायग्नोज हो गया है, मॉम को डायग्नोज हुआ है, सिस्टर को हुआ है, तो बाकी जो फीमेल मेंबर्स हैं घर की, उन्हें कितना अवेयर रहने की ज़रूरत है या उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आपने सही कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आज की तारीख में कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, मतलब अगर आप आंकड़े देखें तो 1 in 9 इंडियंस हैज़ टू फेस कैंसर इन देयर लाइफ टाइम। तो ऐसी कोई फैमिली अब बची नहीं है इंडिया में ज़्यादा कि जिनके फैमिली में कहो, आप एक्सटेंडेड फैमिली में कहो कि कैंसर केसेस नहीं है। तो ऐसे हालत में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री को हम अच्छे से समझें। फॉर एग्जाम्पल कैंसर्स फैमिलियल भी हो सकते हैं और कैंसर्स हेरिडिटरी भी हो सकते हैं। फैमिलियल माने कि एक फैमिली में कैंसर केसेस मिलना, क्लस्टर मिलना उसका, बट वो हो सकता है कि उनके जो शेयर्ड एनवायरनमेंट हैं, उनका लाइफस्टाइल सिमिलर होता है, उसके वजह से भी हो सकते हैं। बट जो हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं वो जनरली जेनेटिक म्यूटेशंस के वजह से पैदा होते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनहेरिट करती है। तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ पॉपुलेशन ऐसे है दुनिया में, कुछ एथनिसिटीज हैं जो जेनेटिकली आइसोलेटेड है, जैसे उनमें आपस में ही आप कहते हैं रोटी बेटी के व्यवहार होते हैं। तो ऐसे पॉपुलेशन में कुछ जनरेशन्स के बाद में आप देखते हैं कि कैंसर म्यूटेशंस बहुत बढ़ जाते हैं और वो कैंसर फैमिलीज भी ऐसे एथनिसिटीज में पाए जाते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है कैंसर का, तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी कंसल्टेशन होता हो, ऐसे सेंटर के लिए आप आपके फैमिली डॉक्टर से रेफरल लें, ताकि फिर वो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी कंसल्टेशन में वो आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में डिटेल जान पाए। सिर्फ इतना जानना ज़रूरी नहीं है कि कैंसर था, कौन सा कैंसर था, किस ऑर्गन का कैंसर था, किस एज पे हुआ था, एक ही जनरेशन में एक ही साइड की फैमिली पे, जैसे पिताजी के साइड हो गया, एक ही साइड पे मल्टीपल बहुत सारे लोगों को हुआ, अक्रॉस जनरेशंस हुआ। मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे नेपोलियन है, वो कैंसर फैमिली से बिलोंग करते थे, स्टमक के कैंसर के फैमिली से। Okay. तो स्टमक कैंसर जब हेरिडिटरी होता है तो वो हर जनरेशन में होता है, वो जनरेशन स्किप नहीं करता है। बट तो नेपोलियन की फैमिली में हर जनरेशन में स्टमक के कैंसर के पेशेंट थे। बट ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें तो 10 to 15% ब्रेस्ट कैंसर्स आर एसोसिएटेड विद जेनेटिक म्यूटेशंस। और सबसे कॉमन BRCA1, BRCA2, आपने शायद एंजेलिना जोली का नाम सुना होगा, अमेरिकन फिल्म एक्ट्रेस है वो, शी बिलोंग टू अ BRCA म्यूटेशन कैरियर फैमिली। तो उसमें ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम होता है। तो ये BRCA1, BRCA2 म्यूटेशंस जो है, इस टाइप के जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जो सिंड्रोमिक होते हैं, मतलब काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एट रिस्क होते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट, ओवरी हो गया, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर हो गया। तो फैमिली हिस्ट्री में डिटेल में जाने से हमें पता लगेगा कि क्या ये व्यक्ति जेनेटिक टेस्टिंग के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको पर्सनल हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की एट अ यंग एज, मतलब वो खुद एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है जिनको 50 की उम्र से कम एज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या उनको ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है एट एनी एज, या फैमिली में ऐसा है कि मल्टीपल कैंसर हुए हैं, किसी व्यक्ति को बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, मेल ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या 2 से ज्यादा क्लोज ब्लड रिलेटिव है विद ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर यानी स्वादुपिंड का कैंसर अगर किसी को हुआ है, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं आपकी फैमिली हिस्ट्री में जो आपको एलिजिबल बनाते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के लिए। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का, सो प्लीज विजिट एन ऑन्कोलॉजिस्ट, उनसे एक बाकायदा प्रिवेंटिव
कंसल्टेशन कराइए और उससे पहले जो भी कैंसर पेशेंट्स है आपके फैमिली में उनके बारे में जो मैंने चीजें बताई कि उनके डॉक्यूमेंट्स अगर है तो वो लेके जाइए, पता करिएगा कितने लोग हैं, कौन सा कैंसर था, किस एज पे हुआ था। तो ये हमें थोड़ी सी जासूसी करनी पड़ती है। और जेनेटिक टेस्टिंग जो होता है उससे पहले प्री टेस्ट हम काउंसलिंग करते हैं। एक्चुअल जेनेटिक टेस्ट माने एक ब्लड टेस्ट होता है कि जिस ब्लड से फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसको स्टडी किया जाता है और उसमें पता लगाया जाता है कि क्या कौन सा म्यूटेशन ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड या जो भी कैंसर है उससे रिलेटेड आपके बॉडी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग BRCA1-2 के अलग टेस्ट होते हैं, एक हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर का अलग से जीन पैनल होता है जिसमें 50 से 200 तक जीन हम देखते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से। फिर आजकल एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर पैनल होता है जिसमें बहुत सारे मतलब 200 तक जीन्स को टेस्ट किया जाता है। नहीं, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमें इतने टेस्ट करने हैं, मतलब इतने जीन पता करने हैं? सो BRCA1-2 ये कॉमन है, बट और भी बहुत सारे जीन्स है जैसे ATM है, CHEK2, PALB2। मैं आपको अजीब लगेगा कि नाम ले रही हूँ, बट सच में आप काफी सारे जीन्स है जो ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं। तो आप जब भी जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं उसको कैजुअली नहीं करना है। पहले जेनेटिक काउंसलर को मिलना है, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री से तय करेंगे कि कौन सा जेनेटिक टेस्ट कराना है आपके लिए सूटेबल है। आपके ऑन्कोलॉजिस्ट और जेनेटिक काउंसलर मिला के, जेनेटिसिस्ट जिसको हम कहते हैं, और फिर वो ब्लड टेस्ट होगा और फिर उसके रिपोर्ट पे हमें पता लगेगा कि या तो एक उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट हम मानते हैं कि पैथोजेनिक वेरिएंट जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में वो मिला, या तो आपका निगेटिव आया, या कभी कभी इन बिटवीन रिपोर्ट आता है जिसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस। तो ये फिर रिपोर्ट पे फिर आपका ऑन्कोलॉजिस्ट और वो जेनेटिसिस्ट मिलके डिसाइड करते हैं कि अब इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो इसमें हम रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट म्यूटेशन इट इज। रिस्क रिड्यूसिंग मेडिसिन होते हैं, इंक्रीज सर्वेलेंस होता है, और कई बार सिर्फ जिसको कैंसर हुआ है या जो क्लोज्ड रिलेटिव है उस कैंसर पेशेंट का, तो मल्टीपल मेंबर्स भी टेस्ट किए जाते हैं उस फैमिली के। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर में मतलब लाइक मॉम को हुआ है तो उसकी डॉटर को जेनेटिक टेस्टिंग करानी है? नहीं। सो अगेन आई सेड कि एक आपको उसको डिटेल में जाना पड़ेगा कि मॉम को क्या किस तरीके का कैंसर था, किस एज पे हुआ, अच्छा ट्रिपल निगेटिव था क्या, ओके, इस तरीके के बहुत सारे डिटेल जानना चाहिए। BRCA1, BRCA2 वगैरह सबसे पहले तो जिसको कैंसर हुआ है हम उसी को पहले पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर उनमें ये पॉजिटिव आ जाएंगे देन द डॉटर कैन बी एडवाइज्ड। बट ये मैं सबसे कहना चाहूंगी कि 18 साल के बाद ही ये सब टेस्ट होते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि बिफोर 18 हम जनरली ये नहीं करते। तो इसके लिए जैसे कि अब आपने कई बार वीडियो में नाम लिया प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, तो ये कौन सा ब्रांच है? क्योंकि ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि ये फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है, तो कैसे अप्रोच करें? सो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, चाहे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, सो हमारे प्रैक्टिस का ये एक पार्ट है कि लोगों को कैंसर प्रिवेंशन के बारे में कंसल्टेशन देना। तो कई बार मेरे पास लोग आते हैं जिनका फैमिली हिस्ट्री नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ राइज इन कैंसर इंसिडेंट्स वो ये सलाह लेना चाहते हैं कि हाउ कैन आई मॉडिफाई माई लाइफ कि मैं कैंसर प्रिवेंट कर पाऊँ। तो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी एक जरिया है। कई अभी आजकल बहुत बार ऐसे होता है कि लोग ओपीडी में कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि आई एम हेल्दी, आई डोंट हैव फैमिली हिस्ट्री, बट सिंस द कैंसर इज ऑन राइज एंड माई ऑड्स आर 1 in 9, आप मुझे एडवाइस करिए जो रिसर्च से प्रूवन तरीके हैं ऑफ कैंसर प्रिवेंशन। तो उनको हम फिर प्रिवेंटिव टिप्स दे सकते हैं, उनका एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग करा सकते हैं कि उनके एज के हिसाब से, उनकी रिस्क के हिसाब से क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। और ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो हम ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं
एवरेज है, हाई है, क्योंकि अब आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे मैंडेटरी हो गया है कि बाय द एज ऑफ 25 यू शुड हैव अ फॉर्मल रिस्क असेसमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो ये अभी चीजें हमें इंडिया में भी करनी है कि जिनको एक्सेस है टू प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी कंसल्टेशन, जो स्क्रीनिंग अफोर्ड कर सकते हैं, उनका मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो फिगर आउट करे कि उनका कैंसर का रिस्क क्या है और उसको कैसे मैनेज करना है। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि ब्रेस्ट पेशेंट को ही सबसे पहले ये कराना है जेनेटिक्स, अगर उनके केस में पॉजिटिव आ जाता है तो उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट पार्ट होता है, या फिर जो डायग्नोसिस के लिए ट्रीटमेंट चल रहा होता है वही सेम रहता है, कुछ डिफरेंट होता है क्या उनके साथ भी? डेफिनेटली, अगर सपोज कोई ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है और उसका जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आता है फॉर ब्राका, लेट्स से BRCA1, तो उसका लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 60 to 80%। ओके, सो अपोजिट साइड एंड उसका ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क भी ज्यादा होता है, पैनक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। सो इसके स्टैटिस्टिक्स है कि इस म्यूटेशन, एक पर्टिकुलर म्यूटेशन में क्या क्या ऑर्गन्स है जो एट रिस्क है, कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं और उसको कैसे सर्वेलेंस पे रखना चाहिए, या उसमें क्या हम कोई रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी कर सकते हैं, जैसे हम रिस्क रिड्यूसिंग मैस्टेक्टोमी कर सकते हैं, या एक आफ्टर सर्टेन एज 40 के बाद हम रिस्क रिड्यूसिंग साल्पिंगोफेरेक्टोमी यानी ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब को निकालना, ये सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। सो इसके बहुत सेट गाइडलाइंस हैं कि हु इज एलिजिबल फॉर जेनेटिक टेस्टिंग एंड इफ द रिपोर्ट कम्स पॉजिटिव तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। राइट, थैंक यू डॉक्टर अनुश्री, आपने जेनेटिक्स के बारे में बहुत ही सिंपल वे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब मैं थोड़ा सा ना जो क्वेश्चंस लोगों ने पूछे उनके बारे में आपसे पूछूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मेरी सर्जरी हो गई है ब्रेस्ट की, तो मुझे सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद किन बातों का ध्यान देना है? सो ब्रेस्ट कैंसर के जो सर्जरी होते हैं मोस्टली मतलब मैं एक तरीके से डे केयर सर्जरी आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम 1 or 2 days का रिकवरी टाइम उसमें होता है। तो पोस्ट सर्जरी रिकवरी में 2-3 मेन चीजें हैं। एक तो आपको बहुत बार ड्रेन लगा होता है कि सर्जिकल साइट में जो एक रिएक्शनरी फ्लूइड बनता है उसको निकालने के लिए हम सक्शन ड्रेन को रखते हैं। तो उस ड्रेन को कैसे एम्प्टी करना है, उसका केयर कैसे लेना है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इस पे आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि इस पे जो बहुत सारे ब्रेस्ट सर्जन्स ने इस पे वीडियो बनाया है, मैंने भी बनाया है। सो अगर किसी को ड्रेन केयर सीखना है तो प्लीज गो एंड सी दैट वीडियो ऑन माय चैनल। दूसरा है कि वुंड को, मतलब जो जख्म है उसका कैसे ख्याल रखे, तो इसके बारे में जरूर आपके सर्जन से आप बात करिए कि इसमें क्या करना है। जो मैं फॉलो करती हूँ ये है कि उसमें मैं बिलीव करती हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वुंड नहीं है, अगर स्किन बंद किया हुआ है सूचर से या स्टेपलर से, तो आप बाथ ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं इनकरेज करती हूँ कि पेशेंट्स को टू टेक अ बाथ एंड एक साबुन का जो डिटर्जेंट एक्शन होता है उसके वजह से जो जिससे इन्फेक्शन बन सकता है, ऐसे उसमें कोई अगर सिक्रीशन है या कोई डर्ट वगैरह जमा हुई है तो इनफैक्ट बाथ लेने से वो हट जाती है। और इतने मिथ्स है इसके बारे में कि मुझे मैं हर बार 3 बार बोलती हूँ कि हमेशा पेशेंट को कि आपने सुना ना मैंने क्या कहा, आपको नहाना है और सोप वगैरह लगा सकते हैं, जख्म को साबुन लगाना है। एक्चुअली लोगों के मन में नहीं है ना कि टांके लगे होते हैं तो साबुन नहीं लगाना है, पानी नहीं डालना है, पक जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो लोगों को समझ नहीं आता है कि स्किन इज द बेस्ट ड्रेसिंग। स्किन हमारा जो है वो एक लाइव ऑर्गन है और वहाँ पे हमारी इम्यून सिस्टम के सेल्स है टू फाइट इन्फेक्शन। तो बस हमें अपनी स्किन को अगर हम क्लीन रखेंगे तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये मतलब कितने दिन के बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं नहाना, साबुन लगाना? नेक्स्ट डे से? हाँ, रियली? ये तो मुझे भी पता चला। बहुत कम बार ऐसे होता है कि सपोज हमने कोई अगर फ्लैप वगैरह की सर्जरी की है जिसपे हमने कोई स्टेरिस्ट्रिप जैसे स्पेशल ड्रेसिंग लगाया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम अलग से बताते हैं कि भाई कुछ दिनों के लिए जब तक ये स्ट्रिप्स नहीं निकलते हैं इसको गीला नहीं करना है। बट
फॉर कॉमन ब्रेस्ट सर्जरीज जिसमें कई बार हम अंदर से टाके होते हैं, सबक्यूटिकुलर सूचर्स होते हैं, कई बार ऊपर से हम स्टेपल्स लेते हैं स्किन में, तो स्किन बहुत स्टर्डी होता है, तो पानी लगने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेशेंट्स माइल्ड एंटीबायोटिक पे होते हैं। सो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि बहुत क्लियरली जिस सर्जन ने आपका सर्जरी किया है उससे बहुत क्लियर शब्दों में पूछे कि ये जख्म का मुझे कैसे ध्यान रखना है, और ड्रेन केयर के बारे में आप वीडियो देख के आराम से घर पे ड्रेन केयर कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि एक्सरसाइजेस, सो सर्जरी के बाद शोल्डर के एक्सरसाइजेस, आर्म्स के एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, और ये लाइफ लॉन्ग करनी है। यस, आई वुड से कि एटलीस्ट मतलब आपका ट्रीटमेंट और 1 ईयर तक तो बिल्कुल, और बाद में भी आपके मसल्स की, आपके शोल्डर जॉइंट की, आर्म की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ मेंटेन रखने के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत मदद करेंगे। तो डे 1 से ही सर्जरी के बाद से, स्पेशली बिकॉज हम काफी सारे एनेस्थीसिया टेक्निक्स भी यूज करते हैं, जैसे रीजनल ब्लॉक्स होते हैं और ओरल पेन किलर्स होते हैं, तो अगर आपका पेन रिलीफ अच्छा है तो आपको ये एक्सरसाइजेस डे 1 में ही करने से कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमने अगर कोई स्पेशल फ्लैप सर्जरी है या ऐसे कुछ है तो हम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई इतना ही आप शोल्डर उठाओ या आप ग्रेजुअली स्टार्ट करो। बट ये बहुत जरूरी है पूछना कि क्या एक्सरसाइजेस करने हैं, कब से करने हैं, और हर अच्छे सेंटर में एक ब्रेस्ट कैंसर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी होता है जिसमें आपको क्या फिजियोथेरेपी करनी है, क्या आर्म एक्सरसाइज करने हैं, योगा करना है, ये सारी चीजें बताया जाती है। यहाँ पे मैं बीच में ये बताना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर अनुश्री ने कहा कि एक्सरसाइज बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए, तो मैंने रिसेंटली पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाया है कि आफ्टर सर्जरी फॉर ब्रेस्ट कैंसर आपको किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है। वो एक फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट से ही मैंने वो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर अनुश्री मुझे एक चीज़ और पूछना था कि कीमोपोर्ट ड्यूरिंग सर्जरी हर फीमेल पेशेंट में डालना है या उसके भी कुछ इंडिकेशन होते हैं? क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि मैम आपने कभी कीमोपोर्ट के बारे में कभी बात नहीं करी है। करेक्ट। सो कीमोपोर्ट आई वुड से कि बहुत कन्वीनियंट है टू टेक कीमो, स्पेशली जिसमें आपको बार बार कीमोथेरेपी लेना हो, या आपको इन्फ्यूजन मतलब जो जिसमें लगा रहता है कीमो का दवाई लंबे समय तक, उसके लिए एक बहुत, मैं कहूँगी कि बड़ी उपलब्धि है कीमोपोर्ट। और वो एक आपके ये जो कॉलर बोन है उसके नीचे साइड में आपकी स्किन के अंदर उसका चेम्बर होता है, और उसका जो नली है वो आपके गर्दन से होते हुए आपके हार्ट में जाता है। तो जो बहुत सारे पेरिफेरल वेन पे साइड इफेक्ट दिखते हैं कीमोथेरेपी पे, कई बार मार्बलिंग हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, कुछ कीमो की दवाइयाँ ऐसी है कि जो अगर वेन से बाहर निकल जाए तो बहुत वहाँ पे तबाही मचाती है। तो ऐसे सारे केस में मैं तो कहूँगी कि जरूर अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछे कि एम आई एलिजिबल फॉर कीमोपोर्ट, और बिल्कुल उसको डलवाए। It's a good thing. I think मुझे लगता है कि वैसे तो खैर ये ट्यूमर बोर्ड डिसीजन होते हैं, जब डॉक्टर अनुश्री के पास कोई भी केस आता है तो वो प्रॉपर एक ट्यूमर बोर्ड डिसीजन के थ्रू ही फर्दर ट्रीटमेंट प्लान होते हैं। तो आई थिंक उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि हाँ ये पेशेंट को हम एडजुवेंट कीमो के लिए कंसिडर करेंगे। या कभी कभी कुछ लोग HER2 पॉजिटिव होते हैं तो उनको 1 साल तक कीमोथेरेपी चलता है, तो उन केसेस में कीमोपोर्ट जरूर लगवाएं क्योंकि ये आपकी पेरिफेरल वेन्स को बचाएगी। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर अनुश्री मुझे एक चीज़ और पूछना था कि बहुत सारी ना प्रिकॉशंस बोली जाती हैं जिस साइड की सर्जरी होती है आर्म की, तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं? सो बेसिकली अगर आपका एक्जिला में मतलब आर्मपिट में लिम्फ नोड्स का क्लियरेंस हुआ है, या आपको एक्जिला में रेडिएशन लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो आर्म के लिम्फेटिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकते हैं विद सर्जरी या रेडिएशन। और उसमें एक चीज हो सकती है जिसको हम कहते हैं लिम्फेडिमा, कि लिम्फेटिक ब्लॉकेज के वजह से आर्म्स में स्वेलिंग आना, और वो बहुत ही डिस्ट्रेसिंग और डिबिलिएटिंग कंडीशन है। तो ये लिम्फेडिमा ना हो, इसके लिए सर्जन्स और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हमारी तरफ से ट्रीटमेंट में भी हम प्रिकॉशंस लेते हैं, बट एज अ पेशेंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस साइड आपका एक्जिला में सर्जरी या रेडिएशन हो रहा है उस आर्म से आपको वजन नहीं उठाना है, उस आर्म की स्किन को वेल मॉइस्चराइज्ड रखना है ताकि वहां पे कोई इन्फेक्शन या कोई इंजरी नहीं हो,
क्योंकि ये इन्फेक्शन, इंजुरी, वेट लिफ्टिंग, ये सारी कहीं ना कहीं लिम्फेडिमा को एग्रीवेट करते हैं। और ये लिम्फेडिमा और ये सारी मॉर्बिडिटी को कम करने के लिए ही हम आजकल जिनका क्लिनिकली निगेटिव एक्जिला है उनमें सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं, जिसमें कम चांस होता है लिम्फेडिमा होने का। राइट। मुझे एक चीज़ यहाँ पे और भी क्लियर करनी थी कि बहुत से लोग ना ये पूछते हैं मुझसे अक्सर आके कि मैम क्या घर के काम कर सकते हैं सब कुछ इस हाथ से, तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है क्या? जहाँ पे वजन उठाने की बात है वो अवॉइड करना चाहिए। तो ये लाइफ लॉन्ग अवॉइड करना है, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड? अच्छा, लाइफ लॉन्ग अवॉइड करना है, ओके। बाकी आप घर के काम कर सकते हैं। हाँ, लाइट वेट चीजें उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। और आई वुड से कि जो रिपीटेटिव मोशन है, फॉर एग्जांपल एक मेरे पेशेंट थे जो केटरिंग बिजनेस में, मतलब 10 रोटी बनाना और 100 रोटी बनाने में बहुत डिफरेंस है। तो वो रिपीटेटिव मोशन ज्यादा मात्रा में करने से उनका लिम्फेडिमा एग्रीवेट हो गया। तो अगर आपकी ऐसी कोई प्रोफेशनल या पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उस हाथ से, तो आई वुड से कि बेटर है कि एक बार आपके सर्जन से डिस्कस करें। और अगर आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए एलिजिबल है तो यू शुड चूज दैट। The extensive surgery along with radiation always precursor for lymphedema, जो कि हमें अवॉइड करना है। और मतलब लिम्फेडिमा ट्रीट कर सकते हैं आजकल बहुत नए सॉल्यूशंस इसमें। फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्जिला हम डिसेक्ट कर रहे हैं तो आजकल लिम्फोवीनस एनास्टोमोसिस हो सकता है सेम सिटिंग में, जिसको कहते हैं लिम्फा, जिससे लिम्फेडिमा होने का चांस कम हो जाता है। तो ये ड्यूरिंग प्राइमरी सर्जरी करना है? प्राइमरी किसी को अगर हो चुका है देन इसको अगर हो चुका है देन वी टेक हेल्प ऑफ आवर प्लास्टिक सर्जरी कलीग्स, और उसको हम सेकेंडरीली भी सर्जरी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है लिम्फेडिमा ट्रीट करने के, बट दिस इज फॉर प्रिवेंशन। लिम्फा जो सर्जरी है वो प्राइमरी सेटिंग में किया जाता है फॉर प्रिवेंशन। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि इनमें लिम्फा कर देना चाहिए? ये डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंशन ऑफ सर्जरी। किसी का सर्जरी प्लान हो रहा है और आपको लग रहा है कि एक्सटेंसिव हो गई है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेवल 3 डिसेक्शन है, या मतलब हमें लग रहा है कि इसको बाद में रीजनल नोडल इरेडिएशन भी मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मैंने आपका पुराना वीडियो देखा और मुझे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, बट मुझे कहीं ना कहीं उस वीडियो को देख के डर लग गया, क्योंकि आपने सिम्टम्स में बताया है कि ब्रेस्ट में कुछ चेंज हो, क्योंकि मेरी ब्रेस्ट में चेंज है और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, वो कह रहे हैं नॉर्मल है। तो ऐसा ये सही है या कुछ आपका एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें? सही है। आई थिंक किसी के ब्रेस्ट नॉर्मल नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज नॉर्मल फॉर यू। मतलब एक इंसान के भी 2 ब्रेस्ट कभी सेम नहीं होते हैं, थोड़ा सा साइज में फर्क होता है, निपल की पोजीशन में फर्क होता है। एंड थ्रू आउट अ वुमेन्स लाइफ, हमारे पीरियड शुरू होना, बच्चे होना, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, मेनोपॉज करीब आना, तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन ब्रेस्ट। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप यंग एज से ही रेगुलर मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अगर करेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि आपके लिए क्या नॉर्मल है। और हो सकता है शुरुआत में आपको टेंस लगे, बट देन गो टू योर फैमिली डॉक्टर, गायनेक और अ ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट, एंड उनसे आप वेरीफाई करवा लीजिए कि भाई ठीक है, दिस असिमेट्री इज नॉर्मल। जैसे कई बार लोगों को पैदाइशी ही निपल रिट्रैक्टेड होते हैं उनके, इट इज वेरी कॉमन। सिनिस्टर या डेंजरस तब है कि पहले नहीं था और सडन चेंज आ गया, सडन निपल रिट्रैक्शन हो गया या सडनली ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया है, वो खतरनाक है। पहले से जो असिमेट्री है या पहले से जो चीजें प्रेजेंट है वो खतरनाक नहीं, बट वो मतलब इफ यू डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप तभी नोटिस कर पाओगे कि हाँ भाई ऐसा है। अगर आप देखोगे ही नहीं अपने स्तनों को तो फिर कभी पता नहीं लगेगा। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का पर्पस ही वो है कि आप अपनी ब्रेस्ट से अवेयर रहें, अवेयर हो, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि किसी का तो पहले नॉर्मल था बट ओवर द टाइम आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ चेंज आ गया ब्रेस्ट साइज में? बिल्कुल बिल्कुल आता ही है आपको, इसीलिए आप एक दिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके नहीं छोड़ सकते, आपको हर महीने करना है। और एज यू एज ब्रेस्ट चेंज होता जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट सैग होंगे, दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग। तो आपको हर फेज ऑफ लाइफ में चेक करना है ब्रेस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और मुझे पूछी है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट करती है ब्रेस्ट कैंसर से, बट मेरी मॉम के 4-5 सिबलिंग्स मतलब बेबी हैं और उन्होंने ब्रेस्ट फीड कराया फिर भी उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो फिर क्या समझा जाए, ये सही है या गलत है? सो ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, ये बात सच है, बट
वो प्रोटेक्शन 100% नहीं है। जो रिसर्च हुआ है उससे देखा गया है कि अगर आप मोर देन 1 ईयर ब्रेस्ट फीड कर पाते हैं तो 4% तक रिस्क रिडक्शन होता है, बट अगर आप एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन देखें तो वो 1% से भी कम है। अभी रिसेंटली एक लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट कैंसर रिस्क को बहुत बढ़ावा मिला। तो वो मैं कहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के प्रमोशन के लिए वो चीज़ ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती है किसी ना किसी वजह से। तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज डोंट फील गिल्टी। कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनका परफेक्ट लाइफस्टाइल है, जो ब्रेस्ट फीडिंग जिन्होंने किया है बहुत सारे अपने बच्चों को बहुत देर तक के लिए, और फिर भी उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। सो ब्रेस्ट फीडिंग करना कोई फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप उससे आप 100% ब्रेस्ट कैंसर से बच जाओगे। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं कर पाए तो प्लीज बुरा मत मानिए। बहुत कॉमनली डॉक्टर रेखा लोग सोचते हैं कि लोग एसोसिएट करते हैं कि मैंने एक ब्रेस्ट से कम फीड कराया था और मुझे उसी ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, और वो काफी खुद को बहुत गिल्ट देते हैं उस चीज का। तो अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, आपने बिल्कुल गिल्टी फील नहीं करना है। डोंट फील गिल्टी अबाउट योर ब्रेस्ट फीडिंग चॉइसेस, योर लाइफस्टाइल चॉइसेस, कि मैंने काश में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाती, काश में ये करती, मैं वो करती। ये किसी को भी हो सकता है, और इसका कोई एक, इसलिए आपको प्रिवेंशन स्क्रीनिंग साथ में करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं चाहती हूँ डॉक्टर अनुश्री, आप ना एक शॉर्ट वे में जो रिस्क फैक्टर होते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर हैं वो बताइए, इससे काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। करेक्ट। सो जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसपे हमारा बस नहीं है, वो है हमारी बढ़ती उम्र, हमारा स्त्रीत्व यानी हमारा जेंडर, क्योंकि मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है बट रेयर है। फिर जिस फैमिली में हमने जन्म लिया है, हमारी एथनिसिटी जो है, हमारा फैमिली हिस्ट्री है, हमारे कुछ रिप्रोडक्टिव माइलस्टोन्स हैं, जैसे हमारे पीरियड्स कब शुरू हुए, मेनार्क, और हमारे पीरियड्स कब जाते हैं, मेनोपॉज, हमारा ब्रेस्ट का डेंसिटी। तो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके बारे में अवेयर होना जरूरी है कि अगर आपके लाइफ में ये कोई रिस्क फैक्टर है तो आपने स्क्रीनिंग अच्छे से करना चाहिए। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसपे हमारा बस है, वो ज्यादातर हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, कि हमारा डाइट, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारा वेट जो है, मतलब ओबेसिटी से दूर रहना, और अगर आप कोई हार्मोनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो या मेनोपॉज के बाद आप HRT ले रहे हो, तो ये जानना जरूरी है कि उससे टेम्पररी थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है, बट वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो उसको सही ड्यूरेशन में लेना किसी डॉक्टरी सलाह से। और उसके बाद मैं कहूँगी कि कुछ रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैं, जैसे यू सेड ब्रेस्ट फीडिंग है, या एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। तो बिकॉज मेजॉरिटी ब्रेस्ट कैंसर जो हार्मोन पॉजिटिव होते हैं, जो हमारे हार्मोनल फैक्टर्स से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी चीज जो हमें पीरियड हॉलिडे दिला दे, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग है कि पीरियड्स चले जाते हैं, प्रेगनेंसी है पीरियड चले जाते हैं, सो पीरियड हॉलिडे मिलना ब्रेस्ट कैंसर रिस्क के लिए अच्छा होता है। बट एज आई सेड कि कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है। तो आई ऑलवेज फील कि एज अ 24th century woman, I feel कि जो reproductive choices हैं, they should be dictated by common sense. You should do what makes sense to you and not because of any cancer risk reduction. बिल्कुल, मतलब ये ऐसा नहीं है कि 100% आपको प्रोटेक्ट करेगा या फिर कभी नहीं होगा या 100% होगा ये चीजें करने से, तो ये इंडिविजुअलाइज चॉइस हो जाती है। और मैं एक्चुअली मतलब मेडिकल कम्युनिटी या ऑन्कोलॉजी कम्युनिटी अगर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के लिए अगर गैसलाइट कर रही है किसी को, तो मैं एक्चुअली उसमें सपोर्ट नहीं करती हूँ। एग्री। ओके, आई थिंक काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, और हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने अपने पुराने वीडियोस में कवर कर रखे हैं। डॉक्टर अनुश्री के साथ मैंने ऑलरेडी डाइट मिथ पे रिकॉर्ड किया है हम लोगों ने, एंड ओवरऑल मिथ अबाउट दी ब्रेस्ट कैंसर पे हमने रिकॉर्ड किया है, वो जाके वीडियोस देखिए। अभी लास्ट में जाते जाते आप अपनी तरफ से कुछ टेक होम मैसेज फॉर ऑल दी फीमेल्स। मैं एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी के बारे में बात करना चाहूँगी, जो है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर। कि हम ब्रेस्ट फीडिंग और कैंसर रिस्क के बारे में बहुत बार बात करते हैं, बट प्रेगनेंसी के वजह से भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 1 ईयर पोस्ट प्रेगनेंसी जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ा हुआ होता है।
और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर ये एक सेपरेट एंटिटी है। इसको ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है कि प्रेग्नेंट लेडी में ब्रेस्ट कैंसर होना या लैक्टेटिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ब्रेस्ट कैंसर होना, तो इसके बारे में बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, बिकॉज ये केसेस मिसडायग्नोज होते हैं। कई बार पूरा परिवार मतलब इतना बड़ा गांठ है ब्रेस्ट में और पूरा परिवार वो बेचारी औरत को बोलता रह जाता है कि दूध की गांठ है, दूध की गांठ है। वो काफी अग्रेसिव यंग एज वाले अग्रेसिव ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकते हैं, जो दिखने में थोड़ा मिमिक करते हैं सिस्ट को या एब्सेसिस को। तो ये प्रेगनेंसी और उसके बाद 1 साल में मैं स्पेशली सब औरतों को कहूंगी कि कोई भी ब्रेस्ट रिलेटेड सिम्टम इस खास करके फेज में इग्नोर ना करें। और दूसरा एक कहना चाहूंगी कि यंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जिनको 40 के एज से पहले कैंसर हुआ है, वो अपना इलाज किसी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से ही कराए, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करना, यंग एज पे साइकोसोशल इश्यूज से डील करना, ब्रेस्ट कंजर्वेशन, जेनेटिक टेस्टिंग, तो ये एक यंग ब्रेस्ट कैंसर ऐसा एज ग्रुप है जिसमें बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो ये 2 स्पेशल पॉपुलेशंस में इनको मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ख्याल रखे कि इट्स बेटर टू डिस्कस देन डिसमिस। आई वुड से कि एक डॉक्टर से आपको अगर नहीं सही सलाह मिल रहा है तो गो टू n नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बट डोंट इग्नोर एनी ब्रेस्ट सिम्टम्स ड्यूरिंग दिस फेज। ये आपने जाते जाते बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, क्योंकि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही नेग्लेक्टेड होते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। एंड यंग फीमेल्स में डायग्नोज हो रहा है तो बहुत ही एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही थैंक यू इसके लिए स्पेशल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। एंड थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग प्लीज मी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ये इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है वो मतलब आप सोचो कितने लोगों की लाइफ बचा सकती है। लाइफ, क्योंकि कैंसर कोई एक बंदे की, एक पर्सन की बीमारी नहीं है, पूरी फैमिली की होती है। तो ये एक बंदे की लाइफ का सवाल नहीं है, पूरी फैमिली की लाइफ का सवाल होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करो, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैंसर की, ब्रेस्ट से, हम दोनों को फॉलो करो। डॉक्टर अनुश्री का जो इंस्टाग्राम पेज है, जो यूट्यूब पेज है, वो मैं लिंक में दे दूँगी। आप उन्हें इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर करते रहिए, एंड दूसरों को भी शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को दूसरों तक पहुँचाएँ एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।